पौराणिक कथाकारों के काल्पनिक महादेव और तथागत बुद्ध में कई तरह की समानता देखने को मिलती है, क्योंकि महादेव का पात्र वास्तविक तथागत बुद्ध को सामने रखकर ही बनाया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महादेव का नाग यानी सांप के साथ संबंध दिखाया गया है, जबकि तथागत बुद्ध के रक्षक भी नागलोक थे। ये नागलोक बौद्ध धर्म के मुख्य प्रचारक थे, पर नागों के बारे में मिथक है। नाग मतलब सर्प या सांप, पर नाग मतलब सर्प या सांप नहीं, बल्कि वास्तव में भारतीय जनजाति के मनुष्य ही थे जिनका टोटम नाग रहा था। बुद्ध जब तपस्या कर रहे थे तो उन्हें खीर खिलाने वाली नाग कन्या का विवरण भी मिलता है। जैसा ब्राह्मण अपने धर्म और ग्रंथों को अति प्राचीन और लाखों साल पुराना बताते हैं, उस हिसाब से शिव जो अनादि देवता हैं उनका प्रमाण भी आज तक नहीं मिला। उल्टा बुद्ध को हड़प कर कथा कहानियां बनाकर बुद्ध को हड़प लिया। कैसे एक नाग जाति को सांप का पर्याय बताकर गपोड़ियों ने काल्पनिक किरदार के साथ जोड़कर उनके इतिहास से खिलवाड़ कर दिया। नागों के इतिहास को गायब करने के लिए ब्राह्मणों ने नागों की अनेक काल्पनिक कहानियां लिखी और दंत कथाएं भी फैलाई। इन्हीं मिथ कथाओं के आधार पर नागों के शिल्प बनाए गए। इन्हीं कहानियों के माध्यम से नाग पूजक लोगों की बुद्धि भ्रष्ट कर दी गई। जो नाग लोग बुद्ध की रक्षा कर रहे थे वो अब शिव के गले में बतौर गहना बनकर रह गया। शिव या उनके नाग के कोई प्रमाण नहीं है, पर बुद्ध के प्रमाण हर जगह अपनी गवाही देते नजर आ जाएंगे। जैसे ये बुद्ध की एक मूर्ति मिली है जिसमें 7 नागों का छत्र बना हुआ है। संभवतः ये नाग उन नाग टोटम लोगों का प्रतीक है जिन्होंने बुद्ध को समाधि या ध्यान के समय सहायता की होगी या फिर रक्षा की होगी। बहुत से साथी ये सोच रहे होंगे कि टोटम क्या है, टोटम का अर्थ क्या है। तो टोटम मतलब प्रतीक चिन्ह। ये प्राचीन समूहों के प्रतीक चिन्ह होते थे जो किसी भी पशु, पक्षी या पेड़ के आधार पर होते थे। आसान तरीके में टोटम को इस प्रकार समझ सकते हैं कि कोई भी जनजाति में सम्मिलित प्रत्येक कबीले का संबंध किसी पशु, पौधे या फिर अन्य प्रतीक से होता है, जो उसका प्रतीक चिन्ह टोटम कहलाता है। कबीले के सदस्य खुद को अपने टोटम जैसा और उसका वंशज मानते हैं। उदाहरण के लिए नाग टोटम के लोग खुद को नागवंशी है और भी काफ़ी सारे हैं। अब तो समझ आ गया ना कि टोटम किसे कहते हैं। जैसे ये देखो, ये एक महिला का शिल्पांकन है जिसके भाव पर नाग या सांप का प्रतीक बना हुआ है। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि ये शिव शंकर का कोई फीमेल वर्जन है। ये नाग जाति की कोई महिला है जो अपना टोटम वहाँ पर पहने हुए है। अब यहाँ देखो, यहाँ एक अभिलेख है। सबसे पहले अभिलेख पढ़िए। लिखा है नागस पच निकायिकस। इसका अर्थ हुआ 5 निकायों के ज्ञाता नाग। ये नाग पबनी स्तूप के दानदाता है और इन्हें 5 निकायों की अच्छी जानकारी थी। अभिलेख से 2 बातें स्पष्ट होती हैं। पहली ये कि यहाँ कोई नाग सांप नहीं है, बल्कि ये नाग कोई बौद्ध मनुष्य है। दूसरी बात कि सुत्तपटक के 5 निकाय तब तक रचे जा चुके थे। आइए पहले ये जानते हैं कि यह अभिलेख कब और कहाँ मिला। महाराष्ट्र के भंडारा जिले में पबनी नामक नगर है। ये बेनगंगा के तट पर नागों का नगर है। नगर के दक्षिण में 20 फीट ऊंचा मिट्टी का टीला बना था। 1969-70 में इसकी खुदाई हुई। इसी खुदाई में ये अभिलेख मिला है। अब जानते हैं कि पंच निकाय का क्या मतलब है। पंच निकाय का मतलब है दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त, अंगुत्तर और खुद्दक निकाय। इससे साबित होता है कि बौद्ध निकायों की रचना काफ़ी पहले हो चुकी थी। यहाँ से बुद्धकालीन आहत मुद्राएं भी मिली हैं। हालांकि समय समय पर स्तूप का विस्तार भी हुआ है, लेकिन स्तूप के अन्य अवशेषों से पता चलता है कि ईसा से भी ये काफ़ी पहले का है। निष्कर्ष ये है कि बौद्ध साहित्य की प्राचीनता और ऐतिहासिकता पर सवालिया निशान खड़ा करना मुश्किल है। नाग जाति का बुद्ध से गहरा नाता है। नाग जाति के राजाओं ने बुद्ध को सुरक्षा प्रदान की थी, इसलिए बुद्ध की कई मूर्तियां मिली हैं जिनमें बुद्ध के सिर के ऊपर नाग की छत्र छाया के रूप में 5 या फिर 7 मुंह वाले नाग दिखाई देते हैं। इन नागों को भी ब्राह्मणवादियों ने अपनी धार्मिक किताबों में शेषनाग और कालिया नाग बताकर उसका असली महत्व भी खत्म कर दिया है। आपने एक प्रसंग सुना होगा कालिया मर्दन का। कृष्ण ने पानी के अंदर जाकर शेषनाग यानी एक बड़े सांप को हराया और गांव छोड़ने पर विवश किया। आपको क्या लगता है, ये जो कहानी है वो क्या ऐतिहासिक है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पहली बात इनके किरदार चोरी के किरदार हैं और दूसरी बात इनके साक्ष्य कभी भी मिले नहीं और ना ही मिलने वाले हैं। ये लोग दूसरे के इतिहास को अपना बनाकर प्रचारित करते रहते हैं। अब आप पहला चित्र देखिए जो तमिलनाडु का है। ये शिल्पांकन तमिलनाडु में मिला है, जिसमें बुद्ध नाग लोगों के ऊपर दिख रहे हैं। तमिलनाडु में स्थित इस मूर्ति को कृष्ण की मूर्ति कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें किसी को नाग के ऊपर दिखाया गया है जिसे ये लोग कृष्ण बता रहे हैं और शेषनाग वाला कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं।
पर ऐसा नहीं है। किसी भी प्राचीन मूर्तियों में देवी देवता नहीं मिलते बल्कि बुद्ध मिलते हैं। अब ये दूसरा चित्र देखो। दूसरा चित्र कृष्ण का है। कृष्ण की इस लीला को कालिया मर्दन के नाम से जाना जाता है। पहला चित्र जमीन से निकला है और दूसरा चित्र सिर्फ कागज पर है। दोनों चित्रों के ऐतिहासिक तथ्य और सबूतों के आधार पर अगर बारीकी से अध्ययन किया जाए तो सिर्फ तथागत बुद्ध की सच्चाई सामने आएगी। अब सवाल ये है, तथागत बुद्ध का जो शिल्पांकन है वो काल्पनिक है या कृष्ण का कागज पर बना चित्र। अब ये तस्वीर देखो। आप इस तस्वीर में एक 5 मुंह वाला नाग देख रहे हैं और इस नाग की छत्र छाया में चक्र अंकित 2 पद चिन्ह देख रहे हैं। चक्र अंकित 2 पद चिन्ह गौतम बुद्ध के प्रतीक हैं, जिन्हें नागराज मुचलिंद रक्षा कर रहे हैं। जहाँ पद चिन्ह है वहाँ गौतम बुद्ध की उपस्थिति है और जहाँ पंचफण है वहाँ मुचलिंद राजा की उपस्थिति है। राजा मुचलिंद का लाल गिरे में नाम लिखा है मुच्चिली नागराज। मगर इतिहासकारों ने राजा मुचलिंद को सांप मानकर इनका इतिहास छोड़ दिया। ना तो ये किसी शिव शंकर का नाग है और ना ही कहानियों वाला शेष नाग या कालिया नाग। बुद्ध को खत्म करने के लिए कई चालें चली गईं। अगर यहाँ नाग है तो शिव शंकर कहाँ है? कहाँ है भोलेनाथ? लोगों को ऐसे ही तो भ्रमित करके अब तक उनकी कमाई लूटते आए हैं ये लोग। अब इसे देखो। ये ध्यान में लीन बैठे बुद्ध की रक्षा 7 सिर वाले नाग द्वारा की जा रही है। बुद्ध के दोनों तरफ 2 बेलनाकार स्तूप, जिसे स्तूप कुंभ भी कहते हैं, जिन पर कई छतरियां हैं जो बुद्ध के अवशेषों का प्रतीक है। बुद्ध और नाग का विषय भारतीय किंवदंती में निहित है, जिसमें ध्यानमग्न बुद्ध को एक बारिश के दौरान नागराज द्वारा संरक्षित किया गया है। अब इसे देखकर ये मत कहना कि ये हमारे महादेव हैं। अच्छे से देख लो कौन दिख रहे हैं। कहने का मतलब है कि बुद्ध से पहले नागों के साथ अगर शिव मिलते हैं तो जरूर दिखाना, वरना ये रट्टू तोता बनकर मत रहना। इसी तरह की एक प्रतिमा 12वीं सदी के अंत से 13वीं सदी के प्रारंभ की मिलती है। इस खंडित मूर्ति को राजा जयवर्मन सप्तम के शासनकाल के दौरान बौद्ध संरक्षण के अंतिम चरण से जोड़ा जा सकता है, जो एक महायान बौद्ध थे। बुद्ध गहरे ध्यान में बैठे हैं, जो एक सांप की कुंडली पर आराम कर रहे हैं, जो बुद्ध के सिर के ऊपर अपने 7 सिर वाले फन को उठाए हुए हैं। बुद्ध के साथ नागों का शिल्पांकन दर्शाता है कि बुद्ध और नागों का गहरा संबंध रहा है। अब ये देखो, उड़ीसा के खुर्दा जिले के गोविंदपुर गांव से बुद्ध की जो प्रतिमा मिली है और जिस प्रतिमा की रक्षा 7 मुखी नाग कर रहे हैं, वो 7 मुखी नाग नवनाग वंश के 7 राजाओं के प्रतीक हैं। नवनाग वंश की स्थापना 2वीं सदी के मध्य में नवनाग ने की थी, जिस वंश के सर्वाधिक प्रतापी राजा वीरसेन नाग थे और अंतिम और 7वें राजा भवनाग थे। कोई 200 साल बाद 4वीं सदी के मध्य में नवनाग वंश का पतन हो गया। नवनाग वंश के पतन के बाद 7 नाग राजाओं द्वारा की गई बौद्ध सभ्यता की सुरक्षा के स्मृति स्वरूप कलाकारों द्वारा 7 मुखी नाग के सुरक्षा घेरे में बुद्ध की ये प्रतिमा बनाई गई है। यही कारण है कि 4वीं सदी के पहले इस प्रकार की कोई बुद्ध प्रतिमा कहीं से भी नहीं मिलती। मैं ये पिक्चर्स दिखाकर कुछ साबित करना नहीं चाहता, बस इतना बताना चाहता हूँ कि बुद्ध के साथ नाग लोग दर्शाए जाते हैं, जिससे पता चलता है कि बुद्ध और नाग लोगों का काफ़ी अच्छा और गहरा संबंध रहा है। तथागत बुद्ध के समय में बुद्ध इतने लोकप्रिय हुए कि किसी भी प्राचीन मूर्तियों में देवी देवता नहीं मिलते बल्कि बुद्ध मिलते हैं। जहाँ भी खुदाई हो बुद्ध के ही साक्ष्य मिलते हैं। अनेक बौद्ध राजाओं ने अपने अपने आराध्य को अपने अपने हिसाब से प्रतिमाओं के माध्यम से आकार दिया और धर्म का प्रचार जिंदगी भर करते रहे।